हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम NCERT कवर कर रहे हैं क्लास 6 टू 10th के लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए, और 11-12 के रिक्वायर्ड सब्जेक्ट को जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इस क्रम में आपको पता है कि हमने क्लास 6 को ऑलरेडी अपडेट कर दिया है फॉर द सब्जेक्ट ऑफ जियोग्राफी ना, या आप कहें भूगोल के लिए हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है और जिसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अब हम बात कर रहे हैं क्लास 6 की, और क्लास 7 की, और क्लास 7 में हम चैप्टर नंबर 7 तक कवर कर चुके हैं। अब हम मूव कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे प्लेलिस्ट को जाके देखिए, और बाकी जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं या आपके कोई सजेशंस हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। आप उसे हमारे चैनल पे पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, हमारे कमेंट बॉक्स में उसे दे सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें यहाँ पे पढ़ना है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, जिसमें उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर में हमें जिन चीज़ों को कवर करना है, बेसिकली हमें देख लेना है अमेजन बेसिन में जीवन किस प्रकार का हो रहा है, या वहाँ जीवन लोग कैसे जी रहे हैं, वहाँ की जलवायु किस प्रकार की है, वहाँ पे वर्षावन कैसे हैं। फिर और आगे जब बढ़ेंगे तो हम वहाँ के निवासी के बारे में बात करेंगे। धीरे धीरे हम और आगे बढ़ेंगे तो हम फिर विश्व के मानचित्र से हट के भारत के मानचित्र पर आ जाएंगे, जहां हम देखेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र में जो बेसिन है उसमें जीवन कैसा है, ठीक है। तो अब इसके आगे जब आप और आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो है इसी के बारे में पढ़ते पढ़ते आप गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ते पढ़ते इस चैप्टर को पूरा पूरा समाप्त करेंगे। इसी में हमें पर्यावरण की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में जान लेना है। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। लाइन बाय लाइन एक बार रीड कर लेते हैं, जिसमें ये एक पैराग्राफ दिया गया है। एक बच्ची के बारे में बताया गया है कि रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने बाद आज घर में थे। वह एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्यजीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थलों पर रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थीं। रेणुका, इस तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो, जिसमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेश से हैं, कुछ गर्म नम वर्षावन से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनका भोजन, कपड़ा और मकान जैसी जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं जो है वो समान है, ऐसा उसके चाचा ने उसे बताया। उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी तरह ही खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और अपने घरेलू कार्यों में परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत से ही प्रकृति का देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना और वनों में सामग्री एकत्र करना भी सीख जाते हैं। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ एक बच्ची के बारे में दिया गया है, जिसमें दरअसल ये चूँकि छोटे बच्चों की किताब है तो उसमें रुचि पैदा करने की बात हुई कि कैसे उनको रुचि पैदा किया जाए। हम पहले ही जो है इस बात को देख चुके हैं, हम पहले भी इस बात को पढ़ चुके हैं कि मानवीय पर्यावरण, अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि मानवीय पर्यावरण क्या है और मानव किस तरीके से अपने पर्यावरण का उपयोग कर रहा है। यूँ कहें कि कई बार जब वो ज़्यादा उपयोग कर लेता है तो दोहन उसकी श्रेणी में चला जाता है। तो यहाँ पे हम अमेजन बेसिन के जीवन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अमेजन बेसिन कहाँ स्थित है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि हम जब अगर हम ये ग्लोब देखें और ग्लोब के एकदम बीच में जो रेखा है, इसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, जिसे 0 डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है। इसके 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के बीच में ये स्थिति बनती है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है।
तो अगर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेश में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच देखें तो इसकी परिस्थिति मिलती है जहाँ 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य का क्षेत्र जो है वो भूमध्य रेखीय प्रदेश कहलाता है। और आप ध्यान से देखेंगे कि ये 10 डिग्री उत्तर की बात हो रही है, यहाँ 10 डिग्री दक्षिण की बात हो रही है। अमेजन नदी का मुख्य भाग जो है वो इसी क्षेत्र से होकर बहता है, तो इसी को हम अमेजन बेसिन के नाम से जानते हैं। ठीक है। जिस स्थान पर कोई अन्य जल राशि मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मैप है और अमेजन नदी जो मुख्य नदी है वो कुछ ऐसी बह रही है। मैं एक बार फिर इसे हटा देता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये अमेजन नदी यहाँ पे बह रही है और यहाँ पे जैसे ये मूव कर रही है, तो इसमें जब एक नदी आके मिलती है तो ये जो मिलन वाला क्षेत्र है इसको हम क्या कहेंगे, मुहाना कहते हैं। अब चूंकि अमेजन में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये नदी बेसिन ब्राज़ील में फैला हुआ है, पेरू के कुछ भागों में फैला हुआ है, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के छोटे छोटे भागों में फैला हुआ है। मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ब्राज़ील के क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पेरू से भी ये यूएली नदी जो है जा रही है। ठीक है। मनीनोम नदी यहाँ से जा रही है। इक्वाडोर से भी देखेंगे, कोलंबिया से भी कुछ नदियाँ आके इसमें मिल रही हैं, नीग्रो मिल रही है यहाँ पे। तो ये जो सारी नदियाँ हैं वो आके कहाँ मिल रही हैं, एक मुहाने पे मिल रही हैं, जहाँ नदी मुहाने पे मिल रही हैं, और ये सब मिल के जो है वो अमेजन बेसिन का निर्माण कर रही है। ठीक है। सहायक नदियों के बारे में बताया गया है कि जो मुख्य नदी से आके मिलें और अपना पानी जो बहा के लेके आती हैं वो मुख्य नदी में गिरा दें। तो किसी भी नदी का वह क्षेत्र, जैसा मान लीजिए कि गंगा नदी अभी हम पढ़ेंगे आगे, तो गंगा नदी में जितने भी जो नदियाँ उसमें आके मिलती हैं उनका संपूर्ण क्षेत्र जो है उनको हम बेसिन बोलते हैं। मतलब जहाँ तक उसके सहायक नदियों का भी जल संग्रहण क्षेत्र होता है उसको बेसिन कहते हैं। और अमेजन बेसिन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो जलवायु की बात करते हैं कि जैसा हमें पता है कि ये अगर हम बात करें इस अमेजन बेसिन वाले क्षेत्र की, या यूँ कहें हम बात करें भूमध्य रेखा की, तो वहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 10 डिग्री ऊपर मतलब उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण के बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो ये भूमध्य रेखा के आसपास ही देखने को मिलता है। मतलब यही एरिया हमने अभी डिसाइड किया था कि यही एरिया बनेगा। यहाँ पे देखा जाए तो पूरे वर्ष जो मौसम होगा वो आमतौर पर नम रहेगा, गर्म रहेगा, और जलवायु जो होगी वो नम रहेगी। वो इसलिए क्योंकि अगर हम देखें तो दिन के समय लाइक अच्छी खासी गर्मी होगी, फिर आर्द्रता होगी, फिर ऊपर जो है बादल बनेंगे और बादल बनने के बाद वर्षा होगी। लगभग पूरे दिन में एक बार दो बार, जैसे ये स्थिति हमेशा रहती है कि वहाँ लगभग हर दिन वर्षा होती है। ठीक। और वो भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। ऐसा कई बुक्स में मैंने पढ़ा है कि 2 बजे 2:30 बजे के आसपास अचानक बादल बनेंगे, 4 साढ़े 4 बजे के आसपास वो बारिश कर देंगे, और उसके बाद फिर वही स्थिति होगी। चिपचिपी वाली गर्मी होती है वहाँ पे। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि ऊपर जब बादल रहते हैं, ठीक है, तो हमारे यहाँ भी बारिश हो जाती है और ऊपर बादल रहते हैं तो संघन हो नहीं पाता। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ भी चिपचिपाहट की गर्मी, ये स्थिति वहाँ बराबर बनी रहती है। दिन का तापमान उच्च और आर्द्रता भी उच्च होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है, और इसीलिए जो है यहाँ पे चिपचिपाहट वाली गर्मी महसूस की जाती है। देखेंगे हम इनके वर्षा वनों के बारे में, तो जैसा कि आपको पता है कि वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो बारिश ज़्यादा होगी तो यहाँ पे भूमि पर सघन वन देखने को मिलते हैं। और सघन वन ऐसे होते हैं कि जैसे बहुत सारे पेड़ पौधे जो है काफ़ी लंबे होंगे, तो उनके नीचे जो झाड़ होगी वो भी इतनी अच्छी जो है डेवलप हो जाती है कि कई बार सूर्य का प्रकाश जो है वो ज़मीन पर नहीं पहुँच पाता, इन झाड़ों तक ही रह जाता है। ठीक है। तो ये बात यहीं पर लिखी गई है कि वन इतने सघन होते हैं कि शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल पर नहीं पहुंच पाता और भूमि जो है वो प्रकाश रहित और नम बनी रहती है। अब आप स्थिति का वर्णन समझिए कि जहाँ वही वनस्पति पनप पाएगी जो छाया में बढ़ सके, क्योंकि जब धूप मिलेगी नहीं तो बहुत कम ऐसी वनस्पतियाँ होंगी जो वहाँ पे पनप पाती हैं। खासकर परजीवी पौधे जो दूसरे पौधों के ऊपर पनपते हैं, जिसमें आर्किड और ब्रोमी लाइट करके 2 पौधे का नाम दिया गया है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आर्किड और ब्रोमीलियाड बेसिकली कहाँ के पौधे हैं, तब आप
यहाँ से समझेंगे कि ये अमेजन वर्षा वन की बात हो रही है। ठीक, वर्षा वन है तो सीधी सी बात है कि वहाँ जो पंछी होंगे, पशु होंगे, वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे प्राणी जात की प्रचुरता पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे भोजन आसानी से मिल जाता है। जंगल लाइक वो वर्षा वन है तो वनों में आसानी से इनके खाने के लिए, जैसे टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी और वाले मकाओ, ठीक है, भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पंछी जो भारत में पाए जाते हैं, सामान्य पंछियों से भिन्न होते हैं, यहाँ भी पाए जाते हैं। ठीक, बड़ी चोंच का उपयोग ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार ऐसा होता है कि सूर्य का प्रकाश नीचे तक नहीं पहुंच पाता, तो ये चोंच कहीं ना कहीं इसलिए डेवलप हो गई है कि वो आसानी से हिट करके उसको पकड़ सकें। जैसे मान लीजिए कोई चीज़, जानवर जा रहा है तो उसे मारने के लिए, इसे चींटी खाने के लिए, यहाँ बताया भी गया है कि प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर यहाँ पे पाए जाते हैं। सांप और सरीसृप की भी विभिन्न प्रजातियां इन वनों में पाई जाती हैं। सांप में जैसे अजगर, मगर, सांप, अजगर, एनाकोंडा और बोआ जैसी कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं। इसके अलावा अगर अमेजन जैसा वर्षा वन है और वहाँ पे अभी चूंकि मानव का उतना हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए वहाँ हजारों प्रकार के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। यहाँ तक कि हम सारे अध्ययन अभी नहीं कर पाए हैं, इतने ज़्यादा हैं वो। ठीक है, अब मांस खाने वाली एक स्पेशल चीज़ है, ये ध्यान रखेंगे आप कि मांस खाने वाली पिरान्या मत्स्य जो है, या पिरान्या मछली जैसी प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। ठीक, तो अगर हम देखें तो ये जैव जीवों की विविधता की दृष्टि से ये असाधारण रूप से सबसे समृद्ध माना जाता है। और समृद्ध अभी इसलिए है क्योंकि अब मानवीय हस्तक्षेप जहाँ यहाँ थोड़े कम है, तो मानवीय हस्तक्षेप कम है इसलिए ये बचा हुआ है। अगर मानवीय हस्तक्षेप अब चूंकि बनने लगे हैं तो ये स्थिति फिर से ऐसी बन रही है कि वहाँ पे लाइक ये जो समृद्धता है वो धीरे धीरे क्षरित हो रही है या घट रही है। ठीक, यहाँ के निवासी किस प्रकार के हैं, तो सीधी सी बात है, वर्षा वन है तो वहाँ के लोग क्या करेंगे, वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाएंगे। पुरुष आमतौर पे देखेंगे तो आप वहाँ पे शिकार करने जाएंगे, जो नदियों में मछली पकड़ेंगे या जानवरों को मारेंगे। और महिलाएं क्या करेंगी, वहाँ पे जो छोटी मोटी फसलें उगती हैं वहाँ पे उनका जो है देख रेख करेंगी। ऐसी ही स्थिति में आपको देखने को मिलेगी पूरी पूरी प्रजाति वहाँ पे, बहुत अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ वहाँ पे पाई जाती हैं। वैसे अगर हम देखें कि यहाँ पे प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, तो टोपियोका, अनन्नास और शकरकंद नाम से ये 3 नाम दिए गए हैं यहाँ पे, जो वहाँ पे उगाए जाते हैं। कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि मतलब मछली मिल गई तो अच्छी बात है, कई बार शिकार नहीं मिला, तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो वो इन्हीं फसलों से अपना काम चलाते हैं और उगाई गई साग सब्जियों से अपना भरण पोषण करते हैं। यहाँ पे खेती की एक प्रचलित पद्धति जो है वो उपयोग में है, जिसका नाम है कर्तन एवं दहन। यहाँ डिटेल में बताया गया है। होता क्या है इसमें कि पहले लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ जंगल है और ये पूरा बड़ा सा जंगल है, तो पहले इस जगह पे आपने काटा, इसको साफ किया और यहाँ पे खेती की, मतलब यहाँ पे जलाया, उसके बाद उसी जले हुए पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाएंगे। तो क्या होगा कि अब आपने यहाँ पे खेती की, कुछ साल बाद ये जब ऊसर भूमि में या बंजर भूमि में तब्दील हो जाता है, तो हम यही काम दूसरी जगह पे करते हैं। तो इसी पद्धति को कर्तन और दहन पद्धति कहा जाता है, जिसमें वृक्षों झाड़ियों को काटकर पहले भूमि को साफ करेंगे, इनको जलाएंगे, जब पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाएंगे तो साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाएगी। ऐसी ही बार बार प्रयोग की जाएगी और इसमें जब पोषक तत्वों का अभाव हो जाएगा तो टुकड़े को छोड़ दिया जाएगा और दूसरे स्थान पर फिर साफ किया जाएगा। ठीक, यही काम जो है लगातार किया जाता है, तो उसको कर्तन एवं दहन पद्धति कहते हैं। मुख्य आहार के बारे में बात करें तो मोनियोग है, जिसे कसावा भी कहते हैं। ठीक, आलू की तरह ये जमीन में पैदा होता है, जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी और अंडकोश भी खाते हैं। काफ़ी, मक्का और कोको जैसी नगदे फसली भी यहाँ उगाई जाती है। अब वहाँ के जो लोग हैं वो, कई बार ऐसा होता है कि भोजन उनको नहीं मिला तो वो चींटियों की रानी और चींटियों का जो अंडकोश होता है उनको खा लेते हैं, मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए। इसके अलावा काफ़ी, मक्का और कोको की प्रजाति जो है वह नगदी फसलें वहाँ पर उगाई जाती हैं, वो भी जहाँ पे मतलब थोड़े डेवलपमेंट जैसी स्थिति है वहाँ पे। बाकी जहाँ जनजातियाँ रह रही वहाँ काफ़ी, मक्का और कोको कहाँ उगाया जाएगा, आप खुद ही इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं।
मतलब वो अपना ही जीवन यापन कर लें, बहुत बड़ी बात हो जाती है उनके लिए। वर्षावनों से दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास बहुत सारी लकड़ी के घर मिल जाते हैं। ठीक, कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते वाले छप्पर में रहते हैं जिन्हें मलोका कहा जाता है, और इनकी छत जो है वो तीव्र ढलान की होती है। ये याद रखिएगा, कई बार ऐसा पूछता है मलोका, खासकर जब ये चर्चा में रहता है तब ये पूछा जाता है कि मलोका हाल ही में चर्चा में रहा, ये किस प्रकार का लाइक इसका संबंध किससे है। तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आप उसमें से कोई एक ऑप्शन चूज करेंगे। ये इस तरीके से प्रवृत्ति रही है हर बार यूपीएससी की, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि मलोका क्या है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा लोगों का आवागमन नहीं हुआ है, लेकिन 1970 के बाद जो है ट्रांस अमेजन महामार्ग बना और वर्षा वन के लगभग लगभग सभी भागों में पहुँचना संभव हो गया। हालांकि अभी भी सभी भागों में पहुँचना संभव नहीं हो पाया है, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे हम पहुँच सकते हैं। और अनेक स्थानों पर पहुँचने के लिए हमारे पास दुर्गम जगहों पे जाने के लिए हवाई जहाज़ हो गए, हेलीकॉप्टर हो गए, इन सब का उपयोग किया जाने लगा। आज के समय में ड्रोन के माध्यम से उनके एक स्ट्रक्चर देखे जा सकते हैं। तो इस आधार पे वहाँ के लोगों के जीवन में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। एक समय में केवल एक ही स्थिति थी कि नदी ही एकमात्र मार्ग था जो बहुत खतरनाक हुआ करती थी, है ना। अब स्थिति यह है कि आप, और बहुत समय भी लग जाता था, अब स्थिति यह है कि वहाँ पे पहुँचने के अलग अलग साधन विकसित किए जा रहे हैं। अब ऐसी प्रक्रिया हो गई है कि वहाँ की मूल आबादी उस क्षेत्र से निकलकर नए क्षेत्र में बसना प्रारंभ कर चुकी है, जहाँ पौराणिक तरीके से खेती की जाती है। मतलब जहाँ जहाँ भी वो जाते हैं अपनी पौराणिक तरीके से खेती अपने साथ लेके जाते हैं। मतलब जैसे भी बताया कर्तन और दहन वाली पद्धति, तो वो जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ खुद के साथ साथ अपनी पौराणिक खेती या पौराणिक खेती की तकनीक को लेके जा रहे हैं, वहाँ भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है कि जैसे कर्तन और दहन, काटे और जला दिए वाली स्थिति है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, वर्षा वन जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार कहा जा रहा है कि प्रतिवर्ष अमेजन वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। यदि हम देखें तो इसमें क्या होगा कि आपको पता है कि अपरदन, ठीक है, या वर्षा वनों के नष्ट होने से क्या हानियां हो सकती हैं, वही सारी यहाँ भी होंगी, जिनका व्यापक प्रभाव देखने को मिल रहा है कि मिट्टी की ऊपरी परत बह जा रही है और सघन वन जो है, जो कभी सघन वन हुआ करता था, वो अब बंजर भूमि में बदलता जा रहा है। ये वहाँ की आज की स्थिति है। ऐसी स्थितियाँ भारत में भी देखने को मिल रही हैं। जब हम पहुँचेंगे हिमाचल और ऐसे क्षेत्रों में, हालांकि अभी पश्चिमी घाट में हिमाचल में जहाँ जहाँ वन देखने को मिलते हैं वहाँ भी ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। चलिए वापस आते हैं हिंदुस्तान में, जहाँ बात कर रहे हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की। अभी हमने बात की थी अमेजन बेसिन की, ठीक है। अब बात कर रहे हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की। दो बहुत प्रमुख नदियाँ जो भारतीय उपमहाद्वीप में बहती हैं। इन दोनों की सहायक नदियाँ जो भी एक जगह गंगा में और ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं, उसी को हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहते हैं। ठीक, अगर हम बात करें इसकी गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन की, तो आप इस मैप को देख सकते हैं कि जैसे यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो यहाँ तक जाती है, फिर यहाँ से एंट्री करती है। ठीक, अब यहाँ पे एंट्री करेगी तो यहाँ इसकी जितनी भी सहायक नदियाँ होंगी, जितनी भी, और ये बांग्लादेश में आने के बाद, मतलब ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले, और ये ऐसी ही स्थिति गंगा नदी के साथ है। तो गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। अब ये बहते बहते इनके साथ साथ जितनी भी नदियाँ इसमें आके मिल रही हैं, ये सब मिलके जो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण कर रही हैं। यही बात यहाँ पे बताई गई है कि अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो डायमेंशन देखें तो 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर के बीच में देखने को मिलता है। आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ से लेके और 30 के आसपास, यहाँ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है। इसमें घाघरा भी है, सोन भी है, चंबल है, गंडक है, कोसी है, गंगा है। ये सब क्या है, गंगा नदियों, जो ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, कि ये एक बड़े विशाल मैदान का निर्माण करते हैं। पर्वत एवं हिमालय की गिरिपात, सुंदरवन की डेल्टा, और ये सारी चीज़ें क्या हैं, इस बेसिन में पाए जाते हैं, या इस बेसिन की प्रमुख विशेषताएं हैं। इनके मैदानी भागों में अनेक चाप झीलें पाई जाती हैं। आपको मैंने बताया था कि ऐसा मान लीजिए कि ये नदी का अ, मार्ग है,
और कई बार नदी क्या करती है कि अपने मुख्य मार्ग से हट के थोड़ा सा बहने लगती है और बीच में जो जहाँ पहले मूव कर रही थी वहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ देती है, तो ये चाप झील का निर्माण होता है ना। आपको मैं दूसरे स्ट्रक्चर से समझाऊं तो थोड़ा कुछ इस तरीके से कि मान लीजिए कि ये पहले ये नदी का मार्ग था, मैं कुछ ऐसे बना दे रहा हूँ, हालांकि इस पर ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं बन पा रही, बट अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि मार्ग नदी ने बदल दिया अपना, कुछ हल्का मोड़ लेके चली गई और जो पहला मार्ग था वो कुछ इस तरीके से बन गया, जो पहले यहाँ पे ये वाली स्थिति थी। तो इसी को हम बोलते थे चाप झील। तो यहाँ मैदानी क्षेत्रों में देखेंगे कि कई बार नदियाँ अपना रास्ता बदलती हैं या नदियाँ खुद से चाप झील का निर्माण करती हैं। जलवायु की बात करें तो मुख्य रूप से मानसूनी देखने को मिलेगी, मध्य जून और मध्य सितंबर के बीच में आपको बारिश देखने को मिलेगी और गर्मी और ठंडी की ऋतु भी देखने को आपको मिलेगी। उन राज्यों का नाम बताइए जहां गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। ये आप काम कर सकते हैं खुद से, इस मैप को देख के काफ़ी हद तक आपको आइडिया हो जाएगा। मेंशन कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर देखें तो इसमें बहुत अलग अलग तरीके की स्थलाकृति दिखाई पड़ती है, जिसमें हमने अभी कुछ स्थलाकृतियों की बात की है। आप चाहें तो नीचे बता सकते हैं कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ यहाँ देखने को मिलती हैं। अब चूंकि मैदानी क्षेत्रों में मैंने आपको बताया था कि जो नदी बेसिन के क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो अच्छा खासा पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, खासकर जल और रहने के लिए भूमि, परिवहन की जो मूलभूत आवश्यकता है वो सब उपलब्ध होती है। तो इसलिए यहाँ पे जनसंख्या वितरण जो है वो ज़्यादा होता है। इसमें यही बताया गया कि जनसंख्या वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल और पर्वतीय क्षेत्र में बसने के लिए प्रतिकूल है, जहाँ अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में पर्वतीय क्षेत्र में लोग कम रहते हैं। मैदानी क्षेत्र मानव प्रवास के लिए सबसे उपयुक्त हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इसलिए यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिलता है। बहा के मिट्टी लाई गई है और वो मिट्टी उपजाऊ है, जो कि मैदानी क्षेत्रों का निर्माण कर रही है, तो वहाँ पे फसल भी अच्छी उगेगी और यहाँ के जो लोग होंगे वो मुख्य रूप से कृषि पर ही केंद्रित होंगे। अब देखा जाए तो यहाँ पे धान जो है वो मुख्य फसल के रूप में जानी जाती है, क्योंकि धान की खेती में हमें पता है कि हमें ज़रूरत पड़ती है सबसे ज़्यादा जल की, और या तो धान ऐसे क्षेत्रों में उगाया जाता है जहाँ पानी की बहुत उपलब्धता होती है, या ऐसे क्षेत्र में जहाँ बारिश की पर्याप्तता होती है। तो यहाँ पानी की उपलब्धता भी है, बारिश हो गई तो बारिश का भी जल मिल जाता है, तो इसलिए यहाँ पे धान की खेती जो है वो मुख्य फसल के रूप में है। अगर और फसलों की बात करें तो यहाँ गेहूँ मिल सकता है आपको, मक्का मिल जाएगा, ज्वार मिल जाएगा, चना मिल जाएगा, बाजरा मिल जाएगा। इसके अलावा आप गन्ना देख लेंगे, जूट देख लेंगे, तो ये सब नकदी फसलें जो दो तीन हैं ये भी यहाँ पे उगाई जाती हैं। कुछ क्षेत्र में आपको केले के बागान भी देखने को मिल जाते हैं। अगर हम पश्चिम बंगाल और असम में जाएँ तो वहाँ पे आपको चाय के बागान भी देखने को मिलेंगे। ठीक, इसके अलावा सिल्क कीड़ों के संवर्धन लेकिन सिल्क कीड़ों का उत्पादन भी, सिल्क कीड़ों से सिल्क का भी उत्पादन किया जाता है ना, रेशम। और अगर हम देखें तो जो हल्की ढलान होती है वहाँ पे ढलुआकृति होती है, जिसे आप क्या बोलते हैं, स्टेप फार्मिंग, है ना, सीढ़ीदार खेती। तो वहाँ वेदिकाओं में मतलब सीढ़ियों पे जो है फसलें उगाई जाती हैं, सीढ़ीदार खेती की जाती है। वनस्पति में भी भिन्नता देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी भू आकृतियाँ हैं अलग अलग तरीके की, कहीं पहाड़ हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं पठार हैं, कहीं पर्वत हैं। तो उस तरीके से वहाँ पे लाइक हमारे पास अलग अलग विभिन्न वनस्पतियाँ भी देखने को मिलेंगी। जैसे अगर गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात करें तो वहाँ सागौन, साखू, पीपल, ठीक है, इनके साथ साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी निवासों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे बांस के घने झुरमुट, बांस बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। डेल्टा क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ मैंग्रोव वन देखेंगे। मैंग्रोव वन आपको मैंने पिछले चैप्टर्स में कवर किया है, तो आप एक बार उसे देख लीजिएगा अगर आपको नहीं याद है तो। अगर उत्तराखंड, सिक्किम या पहाड़ी इलाकों में चले जाएँ तो यहाँ ठंडी जलवायु और तीव्र ढाल वाली क्षेत्र देखने को मिलेंगे। तो यहाँ की जो वनस्पति होगी वहाँ भी वैसे ही पाई जाएगी। जैसे यहाँ पे जो पेड़ पाए जाएंगे आमतौर पे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं, क्योंकि ये बर्फ को जल्दी से जो है गिराते हैं। तो यहाँ पे चीड़ और देवदार जैसे शंकुधारी पेड़ भी पाए जाएंगे। जैसी जैसी विविधता वहाँ आपको पर्यावरण में पाई जाएगी, वैसे ही विविधता वन्य जीवों में भी पाई जाएगी। जैसे हाथी, बाघ, हिरण और बंदर, ये सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। इसके अलावा अगर हम असम में जाएं तो वहाँ पे एक सींग वाला गैंडा, जो कि ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है आमतौर पे, इसके लिए एक बहुत
फेमस जगह है काजीरंगा, ठीक है, नेशनल पार्क, वो है असम में। और अगर हम डेल्टा क्षेत्र में जाएं तो वहाँ रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलते हैं। ये डेल्टा, ये सुंदरबन डेल्टा के आसपास, सुंदरबन डेल्टा। नदी के साफ जल में जल और झील में बंगाल खाड़ी में बहुत सारे जीव पाए जाएंगे। रोहू, कतला, हिल्सा जैसे कुछ मछली की लोकप्रिय प्रजातियां हैं जो कि यहाँ पर पाई जाती हैं। और बंगाल वाले क्षेत्र में, या आप जहाँ देखें कि जो इस बेसिन का जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मछली और चावल प्रमुख भोजन के रूप में। एक केस स्टडी दी गई है कि विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। वो आज एक प्रसन्न व्यक्ति है। क्यों प्रसन्न व्यक्ति है देखते हैं। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरा रविंद्र किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ मौन चाप झील को साफ किया। और उसके बाद चाप झील क्या होती है अभी हमने बात करी थी। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार को जो मछलियों के भोजन बनाते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है तो उस पर इसने कुछ खेती कर ली। अच्छा, खेती कर ली इसलिए प्रसन्न है। खेत की जुताई के लिए उसने भैंसे का उपयोग किया और अब वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं क्योंकि नदी में पकड़ने, खाने और बेचने के लिए अब बहुत सारी मछलियाँ हैं। और चूँकि खाने के लिए भी उनके पास अभी पता चला कि खेती करी है तो खाने के लिए भी अब बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। तो ये समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है जब तक के पास के शहरों का प्रदूषण उस झील तक नहीं पहुंचता। सवाल देखिएगा यहाँ से कि पास के जल शहर का प्रदूषण उस झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन का कोई खतरा नहीं है। लेकिन जब एक समय ऐसा होगा कि प्रदूषित हो जाएगी वो झील, तब दिक्कत होगी, तब वहाँ पे मत्स्य पालन के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, ऐसा बताया गया है। यहाँ पे कुछ और दिया गया कि डॉल्फिन के बारे में कि ये मीठे जल में पाई जाती है, लवण जल मतलब जो कम खारा हो या ना खारा हो, ठीक है, ये पाई जाती है। इसे सूस कहा जाता है, हम लोगों की भाषा में सुसु भी बोलते हैं स्थानीय भाषा में। इससे खास बात यह है कि ये जल की शुद्धता का, जहाँ जल शुद्ध होगा या मीठा पानी होगा वहीं ये उपलब्ध होगी। और जहाँ जहाँ रसायन की अत्यधिक मात्रा होती जाएगी वहाँ इनकी प्रजाति जो है वो नष्ट होती जाती है। तो ये बताया गया है लाइक अंधी डॉल्फिन, या जिसे आप डॉल्फिन कह सकते हैं, ठीक है। एक गंगा डॉल्फिन भी होती है। वेदिकाओं का निर्माण अभी मैंने आपको बता ही दिया, ये सीढ़ीदार खेती में। अब इसके, जैसा मैंने आपको बताया था कि सभ्यताएं जो विकसित हुई वो आमतौर पर नदियों के किनारे ही विकसित हुई। तो ऐसे ही बड़े बड़े शहर और बड़े बड़े कस्बे जो है वो इन मैदानी क्षेत्रों में पाए, लाइक इनके आसपास विकसित हुए। जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, ऐसे बड़े बड़े शहर जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। हालांकि लखनऊ जो है वो गंगा नदी के तट पर नहीं है, तो ये गलत है। लखनऊ जो है वो गोमती नदी के तट पे है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। यहाँ पे ये शायद बाई मिस्टेक उन्होंने लिख दिया है, या ये बेसिन की बात कर रहे हैं, गंगा बेसिन, लाइक गंगा बेसिन की बात करेंगे तो सही हो सकता है कि लखनऊ के आसपास जैसे कानपुर वाले क्षेत्र में बहती है कुछ हद तक उन्नाव में भी, लेकिन लखनऊ में जो है वो गोमती बहती है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे चूंकि ये बड़े शहर हैं तो यहाँ पे उद्योग धंधे भी बहुत सारे होंगे और उनसे जो नदी हो, लाइक वाटर होता है, वो अगर बिना ट्रीटमेंट के नदी में डाला जाए तो जिससे नदी प्रदूषित होती है। हालांकि यहाँ बेसिन की बात हो रही है तो ये जो है, वैसे मैं सोच रहा था कि इतने बड़े बुक में ऐसे आमतौर पे गलतियाँ होती नहीं हैं, लेकिन ठीक है। तो ये बेसिन की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे लखनऊ भी सही है। वैसे याद रखिएगा लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे है। तो यातायात के लिए सुविकसित तंत्र भी हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे जल बराबर प्रवाहित है। और अगर आप करें बात गंगा की और बात करें ब्रह्मपुत्र की तो ये सब सदा नीरा हैं। सदा नीरा मतलब ऐसी नदियाँ जहाँ बराबर जल बहता रहता है। तो इसके आसपास जो है वो यातायात भी विकसित हो सकता है, या इसके मैदानी इलाकों में आप देखेंगे तो सड़क मार्ग, रेल मार्ग जैसी स्थितियाँ भी देखने को मिलती हैं। जल मार्ग यातायात भी यहाँ प्रभावी तौर पे देखने को मिलता है। जैसे कोलकाता में हुगली नदी पे एक महत्वपूर्ण पत्तन है और यहाँ पे देखें तो आपको बड़े हवाई पत्तन भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक राष्ट्रीय जल मार्ग है इलाहाबाद, या जो अब प्रयागराज है, वहाँ से लेके हल्दिया डॉक तक जाता है जो कि पश्चिम बंगाल में है।
पर्यटन के लिए भी ये क्षेत्र बहुत लाइक ये बेसिन वाला क्षेत्र जो है वो बहुत दमदार है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आगरा में देखेंगे तो यमुना किनारे ताजमहल, इलाहाबाद में जो है गंगा और यमुना नदी का संगम देखने को मिलता है। इसके अलावा इलाहाबाद का किला, उत्तर प्रदेश में तमाम बौद्ध स्तूप देखने को मिलेंगे। बिहार में भी लखनऊ में इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा, मानस का वन्य प्राणी अभयवन तथा अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी विशिष्ट जनजाति संस्कृति के कई स्थल देखने को मिलते हैं। ये तो बहुत छोटे नाम हैं, आगे हम चैप्टर्स में और डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें ये केवल इतने ही नहीं, बहुत सारे ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जिनका नाम यहाँ दिया भी नहीं गया है। ठीक है, तो ये रहा इस पूरे चैप्टर का क्रिस्प जो मैंने आपको एक बार समझा दिया है। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा, आप इसे देखें। और फिर अब हम जो अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 पर, फिर उसके बाद जो है ये क्लास 7th का जो है NCERT हमारी तरफ से कवर हो जाएगा। तो ये सेकंड लास्ट था, जल्दी ही मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।